जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे एनडीए के मोस्ट रीसेंट ज्योग्राफी क्वेश्चंस की। बहुत ही शानदार सवाल है ये, और कुछ क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो एग्जैक्टली सिविल सर्विसेज के इक्वल है और बिल्कुल सिमिलर सा पैटर्न देखने को मिलता है। तो अगर आप सिविल सर्विसेज या किसी स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी के किसी डिफेंस एग्जाम के लिए, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो समग्र बैच से जुड़ सकते हैं, और डिफेंस के एग्जाम्स के लिए जैसे सीडीएस सीएपीएफ वगैरह के लिए हमारी सूरवीर बैच है, जिसकी ज़्यादा जानकारी आपको नीचे दिए गए नंबर से मिल जाएगी, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच्ड है। देखिए, पहला सवाल ये है जिसमें आपसे पूछ रहे हैं फंडामेंटल राइट के बारे में कि कौन कौन से राइट्स शामिल हैं। राइट टू वर्क, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इन द एज ब्रैकेट ऑफ 6 to 18 ईयर्स। स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन पॉलिटिक हैं, बिकॉज दो ही सवाल हैं जो रेलेवेंट वाले हैं। तो पहला कह रहा है राइट टू वर्क। देखो, राइट टू वर्क जो है वो डीपीएसपी का पार्ट है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। समग्र की डेमो के नाम से जो वीडियो है जिसमें 120 क्वेश्चंस के आसपास हमने फंडामेंटल राइट के ऊपर कवर किया है, आप उस वीडियो को रेफर करिए। एनडीए का ही सवाल है। राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट का पार्ट है, बट राइट टू वर्क डीपीएसपी है। तो अगर राइट टू वर्क डीपीएसपी है तो ये तो होगा नहीं आंसर, यानी ये हट गया। देन राइट टू प्राइवेसी, आप जानती हो कितनी बार ये देखने को मिला है कि राइट टू प्राइवेसी को लेकर जो जजमेंट्स आई हैं उसमें क्लियरली कहा गया है कि राइट टू प्राइवेसी हमारे फंडामेंटल राइट का इंट्रिंसिक पार्ट है। तो 2 तो आंसर में आएगा, यानी थर्ड यहाँ से हट जाता है। देन कह रहा है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इन एज ब्रैकेट ऑफ 6 to 18। 18 कब से हो गया है? 6 to 14 है ना ये, तो तीसरा भी हो जाता है गलत। आंसर इज C, 2 ओनली। अच्छा क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं कौन सा एसोसिएटेड नहीं है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पंचायती राज के साथ। तो पंचायती राज में बलवंत राय मेहता कमेटी है, अशोक मेहता कमेटी है, LM सिंघवी कमेटी है। ये तीनों कमेटीज़ बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। और अभिजीत सेन कमेटी का जो नाम है वो पंचायती राज से जुड़ा हुआ नहीं है, ये एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ के साथ देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से जो D है वो हमारा सही आंसर है, क्योंकि हमसे गलत पूछा गया था। अभिजीत सेन कमेटी 2004 में आती है, फूड सिक्योरिटी, फार्म इकोनॉमिक्स वगैरह को डील करने के लिए। बाकी बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, जानते हो आप कि इन्होंने रिकमेंड करा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को और डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करा। अशोक मेहता कमेटी की बात करें तो ये पंचायती राज को स्ट्रेंथन करने को लेकर रिफॉर्म सजेस्ट करती है, जिसमें 2 tier सिस्टम भी शामिल है। और LM सिंघवी कमेटी भी डायरेक्ट इलेक्शन की बात करती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लेकर। अब ये क्वेश्चन देखिए, जो ज्योग्राफी का पहला सवाल है। कुछ आपको रॉक्स की ये नाम दिए गए हैं, कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये, और बताना है आपको कि कौन सी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन है इनकी। चर्ट, गीजराइट, सेल, ये 3 सेडिमेंट्री रॉक्स के टाइप हैं। और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन क्या है, कौन सी केमिकली फॉर्म्ड है, कौन सी ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड है, ये प्रोसेस आपको बताना है। देखो, ये बात तो आप जानते ही हो कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उनका प्रॉपर प्रोसेस होता है। एनसीईआरटी में हमने ये लाइन बाय लाइन पढ़ा भी है 11th फिजिकल ज्योग्राफी में। देखो, जो वर्ड सेडिमेंट्री है, जो आया है टर्म सेडिमेंटम से, जिसका मतलब होता है सेटलिंग यानी बैठना। तो जो रॉक्स होते हैं जैसे इग्नियस, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक, ये एक्सपोज्ड होते हैं टू ड्यूनिडेशनल एजेंट्स। जैसे मान लो यहाँ बाहर रॉक्स हैं, अब यहाँ पे बारिश आ रही है, राइट, इसके अलावा हवाएं चल रही हैं, तो बहुत सारे डिन्यूडेशनल एजेंट्स को लेकर ये एक्सपोज्ड हैं। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में समय के साथ बढ़ जाती हैं, इसके फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं। कुछ जो फ्रेगमेंट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं बाय एक्सोजेनस एजेंसीज और दूर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ये जो डिपॉजिट्स हैं ये कॉम्पैक्शन के थ्रू रॉक्स में बदल जाते हैं, और इसी प्रोसेस को लिथिफिकेशन कहते हैं। लिथोस टर्म आप जानती हो रॉक से आया है, तो लिथिफिकेशन प्रोसेस ये कहलाती है जब डिपोजिशन होता है। ये जो छोटे फ्रेगमेंट्स हैं वो दूर जाकर जमा हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, तो वो रॉक्स में बदल जाते हैं, और ये प्रोसेस लिथिफिकेशन कहलाती है। बहुत सारे जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनमें हम देखते हैं कि जो लेयर्स ऑफ डिपॉजिट हैं वो लिथिफिकेशन के बाद भी अपने कैरेक्टरिस्टिक को बना के रखते हैं। अब ये देखो, मोड ऑफ फॉर्मेशन को लेकर इन्हें हम 3 मेजर ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं। मैकेनिकली फॉर्म्ड जैसे सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमोरेट, लाइमस्टोन, सेल, लोएस वगैरह। और ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड की बात करें तो गीजेराइट, चॉक, लाइमस्टोन, कोल। और केमिकली फॉर्म्ड में देखें हम तो चर्ट है, लाइमस्टोन है, हेलाइट है, पोटास है। तो ये तो हम बात समझ रहे हैं कि अलग अलग तरीके से फॉर्म हो रहा है, बट फिर भी इनके नाम तो याद रखने ही पड़ेंगे। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल और ट्रिकी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे हालांकि पीवाईक्यू में बहुत पूछा है इन्होंने। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आप देखो, सीडीएस में 2022 में पूछा कि कौन सा सेडिमेंट्री रॉक मैकेनिकली नहीं बना है,
है ना, मैकेनिकली नहीं बना है। तो मैकेनिकली कौन कौन सा बना है, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन, राइट, सोइल, सेल लोएस वगैरह। बट इसमें से अगर आप ध्यान से देखें तो जो गीजराइट है वो मैकेनिकली फॉर्म्ड नहीं है, गीजराइट ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड है, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड है गीजराइट। तो इस हिसाब से आंसर बन जाता है डी। और यही यहाँ पे देखो इन्होंने पूछा कि कौन सा ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड है, तो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड क्या है, ये इसकी लिस्ट है पूरी, गीजराइट है, चौक है, लाइमस्टोन है, कोल है। तो आंसर क्या होगा डी, क्योंकि जो चौक है वो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड है। और सेल, चर्ट, हेलाइट वगैरह दूसरी कैटेगरीज में है। जैसे सेल आप देखो तो मैकेनिकली फॉर्म्ड है, चर्ट की बात करें तो केमिकली फॉर्म्ड है, और इसके अलावा ये जो है हेलाइट वो भी केमिकली फॉर्म्ड ही है। तो अब यहाँ पे इन्होंने पूछा चर्ट क्या है, तो अगर ये भी वैक्यूम करके जा रहे हैं तो हमें पता है कि जो चर्ट है, ये देखिए चर्ट जो है वो केमिकली फॉर्म्ड है। तो इस हिसाब से ये सही मैच हो रहा है। गीजराइट की बात करें तो गीजराइट देखो आप, ये जस्ट अ सेकेंड लेट मी क्लियर इट। हाँ, गीजराइट देखो तो ये यहाँ पे शामिल है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड के अंदर। तो गीजराइट जो है वो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड के साथ मैच है, और जो सेल है वो मैकेनिकली फॉर्म्ड है। तो ये यहाँ पे इन्होंने लिखा है सेल, ये मैकेनिकली फॉर्म्ड है। तो इस हिसाब से आंसर जो है वो डी बनता है 1, 2 एंड 3। तो ये तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ना ट्रेंच के बारे में पूछ रहे हैं। ओसेनिक ट्रेंच आर वेरी सिग्निफिकेंट इन द स्टडी ऑफ प्लेट मूवमेंट्स। दूसरा, ओसेनिक ट्रेंच आर एसोसिएटेड विद द एक्टिव वोल्केनो एंड स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स। तो आप पहले ये समझिए कि ट्रेंच क्या होते हैं। अगर हमें ट्रेंच के बारे में क्लैरिटी है तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। देखो, अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो एक ओसेनिक ट्रेंच सी के बॉटम में ह्यूज वैली के जैसा होता है। अगर ये समुद्र है ना, और इसमें एक तरह का ह्यूज वैली है तो वो ट्रेंच कहलाता है। और ये ओशन के डीपेस्ट पार्ट, वन ऑफ द डीपेस्ट पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल मरीना ट्रेंच, वो तो माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा गहरा है ना। तो इस हिसाब से ओसेनिक ट्रेंच क्या है, ह्यूज वैली है एट द बॉटम ऑफ सी। ओसेनिक ट्रेंच के बारे में ये बात हमने समझ ली। अब प्लेट मूवमेंट को लेकर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्लेट मूवमेंट की स्टडी अगर हम करना चाहते हैं तो इसके लिए ओसेनिक ट्रेंच बहुत काम आते हैं। ट्रेंच ना कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे फॉर्म होती हैं। दो प्लेटें जब आपस में इस तरह से कन्वर्ज करती हैं तो वहाँ पे हमें ट्रेंचेस देखने को मिलते हैं, जहाँ पे एक प्लेट सबडक्ट हो जाता है दूसरे प्लेट के नीचे। तो ओसेनिक ट्रेंच इस कारण से प्लेट मूवमेंट को लेकर, प्लेट मूवमेंट की स्टडी को लेकर बहुत हेल्पफुल है। एनसीईआरटी में भी आप पढ़ सकते हो, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें भी ओसेनिक ट्रेंचेस की बात की है। डीपेस्ट पार्ट होते हैं ओशन के, जैसे अभी मैंने आपको जो बताया। और ये जो ट्रेंच है वो रिलेटिवली स्टीप साइडेड, मतलब गहरी खाई वाले होते हैं, और 3 से 5 किलोमीटर डीपर देखने को मिलते हैं सराउंडिंग ओशन फ्लोर के मुकाबले। इसी में आप देखो तो इन्होंने बताया है कि वोल्केनोज और स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि ये कॉन्टिनेंटल स्लोप के बेस में देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्लेट मूवमेंट के स्टडी को लेकर। बात समझ आ गई आपको? तो ओसेनिक ट्रेंच बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेट मूवमेंट के स्टडी को लेकर, और एक्टिव वोल्केनो और अर्थक्वेक के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस हिसाब से आंसर जो है सी बोथ 1 एंड 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कोई ऐसा पेपर नहीं है यूपीएससी का जिसमें ज्योग्राफी के अंदर ये क्वेश्चन ना देखने को मिले अर्थक्वेक के ऊपर। अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हो रहा है और अगर आप बैच स्टूडेंट हैं तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ इस चीज़ पे, क्योंकि इतने डिटेल में हमने ये पढ़ा है, इतने लॉजिक के साथ हमने पढ़ा है कि ये क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए। तो आप पहले अटेम्प्ट करिए। देखिए, 2 स्टेटमेंट्स हैं। पहला कह रहे हैं 105 और 145 के बीच का जो जोन है फ्रॉम एपी सेंटर, वो शैडो जोन है पी और एस दोनों वेव के लिए। दूसरा जो शैडो जोन होता है पी वेव का, वो ज़्यादा लार्ज होता है एस वेव के मुकाबले। पहले आप मुझे ये बताओ कि ये शैडो जोन क्या होते हैं। शैडो का मतलब है छाया, राइट। और शैडो जोन की इमरजेंस की बात करें तो एक लाइन में हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि कुछ जगहों पे अर्थक्वेक के जो सीस्मिक वेव्स है वो रिकॉर्ड नहीं होते हैं, और वैसे जगहों को हम शैडो जोन कहते हैं। एक अर्थक्वेक यहाँ से ओरिजिन हुआ, अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक जगह पे देखने को मिलेगा, कुछ खास लोकेशंस हैं। जैसे एक बात आप यहाँ पे देखो, उन्होंने बताया है कि सीस्मोग्राफ्स लोकेटेड एट एनी डिस्टेंस विद इन 105 फ्रॉम एपीसेंटर, एपीसेंटर मतलब जहाँ से अर्थक्वेक देखने को मिल रहा है, रिकॉर्डेड द अराइवल ऑफ बोथ पी एंड एस वेव। तो कोई भी जगह हो वो, अगर वो 105 जहाँ एपीसेंटर है उससे लेकर 105 डिग्री तक, वहाँ पे हमें पी और एस दोनों वेव देखने को मिलेंगे। लेकिन बियॉन्ड 145 फ्रॉम एपीसेंटर पी वेव तो देखने को मिलेगा, लेकिन एस वेव नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि
इसके पीछे लॉजिक है ना, पूरा लॉजिक मैंने आपको बताया था कि पी प्राइमरी वेव होती हैं जो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ट्रेवल करती हैं, जबकि जो एस वेव है वो सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करता है, एस फॉर सेकेंडरी, एस फॉर सॉलिड, ये लॉजिक भी मैंने आपको बताया था। तो इस वजह से हम देखते हैं कि जो एंटायर जोन है 105 डज नॉट रिसीव एस वेव, द शैडो जोन ऑफ एस वेव इज मच लार्जर देन दैट ऑफ पी वेव। इस पे सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन आ गया इनफैक्ट डायरेक्टली। तो एस वेव का शैडो जोन कहीं बड़ा होता है, और इसके पीछे का लॉजिक वही है कि एस वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल कर पाती है, यानी बहुत बड़ा एरिया एस वेव का जिसमें जो अर्थक्वेक है उनके वेव्स नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत बड़े एरिया में एस वेव का, क्योंकि हमारा जो कोर है, इनफैक्ट आप देखो आउटर कोर, इससे भी ये भी आइडिया लगता है, कोर के बारे में भी मैंने बताया था, इससे ये पता चलता है हमारा आउटर कोर लिक्विड है ना। तो इसमें जो कह रहे हैं ना शैडो जोन ऑफ पी वेव इज मच लार्जर, ये तो सरासर गलत बात है। पी वेव का छोटा है, एस वेव का जो शैडो जोन है वो बड़ा है, यानी बहुत बड़े एरिया में एस वेव नहीं पहुंच पाती हैं अर्थक्वेक की। और इस हिसाब से जो सेकेंड है वो गलत हो जाता है। पहला बिल्कुल सही है, 105 से 145 के बीच दोनों पी और एस वेव नहीं पहुंच पाते हैं। ये देखो इन्होंने ये लाइन बताई भी है कि 105 फ्रॉम द एपिसेंटर रिकॉर्डेड द अराइवल ऑफ बोथ पी एंड एस वेव। और इसके बाद अगर आप देखो तो 145 से फ्रॉम एपिसेंटर पी वेव देखने को मिलता है लेकिन एस वेव नहीं देखने को मिलता, और 105 से 145 के बीच दोनों शैडो जोन देखने को मिलते हैं, पी और एस वेव दोनों के ही, यानी ना ही पी वेव पहुंच पाती है ना ही एस वेव पहुंच पाती है 105 से 145 के बीच। देन ये क्वेश्चन देखो, अर्थक्वेक के बारे में इन्होंने पूछा था, अब आप इसे पढ़ लो, बहुत आसान है। पहला कह रहे हैं पी वेव ज़्यादा फास्ट मूव करती है, सबसे पहले पहुंचती है, नाम ही प्राइमरी है तो पहले पहुंचेंगी। दूसरा कह रहे हैं गैसियस लिक्विड सॉलिड, अभी जो बात मैंने आपको बताई कि पी वेव तीनों में ट्रेवल करेगा। और इसके बाद कह रहे हैं 145 फ्रॉम एपी सेंटर कैन रिकॉर्ड द अराइवल ऑफ पी वेव, हाँ बिल्कुल। और चौथा जो कह रहा है पी वेव है मैक्सिमम एरिया कवर्ड अंडर इट शैडो जोन, गलत। एस वेव में मैक्सिमम एरिया है शैडो जोन का, तो गलत पूछा है, तो डी होगा आंसर। सारे क्वेश्चन आपस में इंटरलिंक्ड है। अर्थक्वेक के सवाल हम नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे करना पॉसिबल नहीं है, वो अलग से ही वीडियो उसकी हमने कवर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी वेव्स के बारे में पूछा जा रहा है, और ये क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी से नहीं है, बाकी के सारे सवाल थे। पहला कह रहे हैं जो हाइट ऑफ द वेव है वो डिटरमाइन होती है बाय विंड स्पीड, विंड ड्यूरेशन एंड फेच। दूसरा जो एनर्जी होती है वेव की वो प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ इट्स हाइट। और तीसरा कह रहे हैं कि वेव्स रिटेन करती हैं मोस्ट ऑफ देयर एनर्जी एज दे ट्रेवल अक्रॉस द डीप ओशन। देखो जो कोस्टल करंट होती है वो टाइड होती है विंड्स के साथ, वेव्स के साथ, लैंड फॉर्मेशन के साथ, यानी आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जैसे अगर आप सरफेस करंट को समझो, इससे पहले ये समझना पड़ेगा वेव कैसे काम करती हैं। जो वेव का हाइट है ये डिपेंड करता है विंड की स्पीड पे, विंड के ड्यूरेशन पे, यानी कितने समय तक वो विंड ब्लो कर रही है, और फेच पे। फेच का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ओवर वाटर दैट द विंड ब्लोज इन अ सिंगल डायरेक्शन। एक सिंगल डायरेक्शन में जो विंड ब्लो करती हैं तो मतलब वो कितना डिस्टेंस कवर करती हैं ओवर वाटर। अगर विंड स्पीड स्लो है तो केवल स्मॉल वेव देखने को मिलेंगे, डिपेंड भी नहीं करेगा कि विंड की ड्यूरेशन क्या है, फेच कैसा है, कोई मतलब नहीं। अगर विंड की स्पीड ही स्लो है तो स्मॉल वेव्स आएंगे, और अगर विंड का स्पीड ज़्यादा है, ग्रेट है, बट केवल वो कुछ ही टाइम तक जा रही है, तो कोई लार्ज वेव नहीं देखने को मिलेगा, भले ही विंड स्पीड कितनी भी स्ट्रांग हो। तो ये बात आप समझ पा रहे हैं, तीनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है। जो वेव की हाइट है वो डिपेंड कर रही है विंड की स्पीड पे, विंड के ड्यूरेशन पे, और कितने डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। ठीक है, ये तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है क्या, वेव की हाइट। तो इस हिसाब से हम कह पाते हैं अगर विंड की स्पीड स्लो है, यानी धीरे धीरे हवाएं बह रही हैं, तो केवल स्मॉल वेव्स आएंगे। ये तो लॉजिकली भी समझ आ रहा है ना, जब हवाएं धीरे बह रही है तो वेव्स कितने ही ऊपर बन पाएंगे। तो विंड ड्यूरेशन से मतलब भी नहीं है। इनफैक्ट अगर धीमी हवा चल रही है, बहुत लंबे समय तक चल रही है, फिर भी जो वेव्स हैं वो काफ़ी छोटे बनेंगे। अगर विंड की स्पीड बहुत तेज़ है लेकिन वो कुछ ही मिनट तक बह रही है, तो लार्ज वेव्स नहीं बन पाएंगे, भले ही इवन स्पीड स्ट्रॉन्ग हो। तो इस हिसाब से तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ऑल्सो इफ स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बट ओवर अ शॉर्ट फेज, यानी कुछ ही दूरी तक बह पाते हैं, तो भी कोई लार्ज वेव नहीं बनेगा। यानी तीनों कंडीशन चाहिए, तीनों कंडीशन जब कंबाइन करते हैं तो उस केस में ही हम देखते हैं कि लार्ज वेव बन रहा है। ठीक है, तीन कंडीशन चाहिए, विंड की स्पीड, विंड की डायरेक्शन, विंड की ड्यूरेशन और विंड का डिस्टेंस। तो ये जो कह रहा है द हाइट ऑफ द वेव डिटरमाइंड बाय द विंड स्पीड, विंड ड्यूरेशन एंड फेच, तो ये बात सच है।
अब दूसरा जो कह रहे हैं कि एनर्जी होती है वेव की वो प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ इट्स हाइट। देखो ये बात भी सही है, जो एनर्जी होती है वेव की वो प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ इट्स हाइट। और इसे हम ना मैथमेटिकली डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, ई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, यानी ई बाय ए स्क्वायर हमेशा कॉन्स्टेंट आएगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ देखने, क्योंकि आपस में तालमेल है, वेव की एनर्जी बहुत ज़्यादा उसकी हाइट पे डिपेंड कर रही है, जैसा कि हमने देखा। उसके बाद तीसरा कह रहे हैं वेव्स रिटेन मोस्ट ऑफ देयर एनर्जी एज दे ट्रेवल अक्रॉस द डीप ओशन। ये बात भी सही है, वेव ज़्यादा एनर्जी रखते हैं जब वो डीप ओशन में ट्रेवल करते हैं। तो आंसर क्या है इसका? डी है 1, 2 एंड 3 ओनली। सॉरी, चारों के चारों सही है, 1, 2 एंड 3 ऑल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, यानी मिट्टी मृदा का निर्माण के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ट्रांसलोकेशन, एनरिचमेंट, रिमूवल एंड ट्रांसफॉर्मेशन आर डिफरेंट क्लासेस ऑफ सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। दूसरा कह रहे हैं इन ट्रांसलोकेशन जो फाइन पार्टिकल हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं डाउनवर्ड बाय एलुविएशन और जमा हो जाते हैं लोअर होराइजन में बाय इलुविएशन। बहुत ही शानदार सवाल है ये। सॉइल्स पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे और उस टाइम पे हमने ट्रांसलोकेशन को भी कवर किया था। जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये देखो 4 महीने पहले की वीडियो है और ये यूट्यूब पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। सिर्फ सॉइल्स जैसे टॉपिक पर, इतना छोटा सा टॉपिक है बट इस पे हमने 83 क्वेश्चंस किए थे, है ना। और इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, एक एक करके समझाया था कि ऑर्गेनिक होराइजन क्या होता है, टॉप सॉइल क्या होता है, एलुविएटेड क्या होता है, सब सॉइल, पेरेंट होराइजन, बेडरॉक होराइजन, प्रॉपर सॉइल कैसे फॉर्म करती है, सॉइल मिक्सचर होता है रॉक डेब्रीज का और ऑर्गेनिक मटेरियल्स का, और बहुत सारे फैक्टर्स जो डिपेंड करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन पे, वो रिलीफ होते हैं, पेरेंट मटेरियल होते हैं, क्लाइमेट, वेजिटेशन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टाइम। इतने फैक्टर्स मिलते हैं तब जाकर सॉइल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। देन कौन से सॉइल की कैटेगरी क्या होती है, किस चीज़ में कौन सा सॉइल ज़्यादा या कम होता है, इन सब चीज़ों की हमने बात की थी। एलुविएशन का पूरा मतलब मैंने आपको समझाया था, आप उस वीडियो को रेफर कर लीजिए, कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं इन सारी चीज़ों को। तो देखो ये ना, इसे हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि 4 ब्रॉड प्रोसेस हैं, तो जिसमें एनरिचमेंट आता है। एनरिचमेंट का मतलब जब मटेरियल का एडिशन होता है, ह्यूमस जुड़ता है, डिपोजिशन जुड़ता है, ये चीज़ें आकर जुड़ती हैं सॉइल्स के साथ। देन इसके बाद हम देखते हैं रिमूवल होता है। रिमूवल का मतलब लीचिंग हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा, यानी जब बारिश काफ़ी तेज़ आएगी तो जो न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, वो नीचे की ओर बह के चले जाएंगे। इसके बाद ट्रांसलोकेशन हम देखते हैं, कई बार क्या होता है कि मूवमेंट देखने को मिलता है विद द प्रोफाइल, जिसमें एलुविएशन है, इलुविएशन है। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यह है कि मिनरल वेदरिंग, ह्यूमिफिकेशन, इन चीज़ों में चेंजेस आते हैं। तो जो ट्रांसलोकेशन है, इनमें फाइन पार्टिकल्स डाउनवर्ड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। मैं क्या बता रहा हूँ, देखो ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, जो बिल्कुल छोटे फाइन पार्टिकल है ना, वो एलुविएशन के थ्रू नीचे लोअर होराइजन में, सॉइल को हम लोग होराइजन्स में डिवाइड करते हैं ना, तो नीचे वाले होराइजन में जाकर ये जमा हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं डाउनवर्ड। तो ये जो कह रहे हैं ट्रांसलोकेशन में फाइन पार्टिकल ट्रांसपोर्ट होते हैं डाउनवर्ड बाय एलुविएशन एंड एक्यूमुलेट, यानी जमा हो जाते हैं लोअर होराइजन में बाय एलुविएशन। बिल्कुल सही बात है ये। और ट्रांसलोकेशन, एनरिचमेंट, रिमूवल, ट्रांसफॉर्मेशन, ये अलग अलग प्रोसेस हैं सॉइल फॉर्मिंग के। सो आंसर इज सी। ये सारे टर्म्स में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी अगर आप इस वीडियो को रेफर कर लेंगे तो। और इसके अलावा और भी बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं ना, कहीं एनसीईआरटी में आंसर नहीं है, हमने पीवाईक्यू के बेस पे इन्हें कवर किया है। और यही तरीका है, सही तरीका, जिसमें हम चीज़ें पीवाईक्यू के बेस पे, एनसीईआरटी के बेस पे कवर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अर्थ एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के रेफरेंस में आपको बताना है। जो ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस है वो इक्वेटर में सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा, जो एयर टेम्परेचर है ट्रोपोपोज का, हाईएस्ट होता है पोल्स में। तीसरा, जो टेम्परेचर होता है ट्रोपोस्फेयर में, यह 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की रेट से हर 165 मीटर में घटता जाता है। एनसीईआरटीज अगेन, वैसे ये तो पीवाईक्यू भी है, अभी सिविल सर्जन में ही पूछा था ना, वो तो मैंने नहीं लिखा है, आप जानते ही हो, सिविल सर्जन में पूछा गया था ना कि जो थिकनेस होती है ट्रोपोस्फेयर की वो सबसे ज़्यादा होती है इक्वेटर में। तो देखो जो ट्रोपोस्फेयर है वो लोअर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, एवरेज हाइट 13 है और 8 किलोमीटर पोल्स में और 18 किलोमीटर इक्वेटर में रफली देखने को मिलती है। यानी यहाँ से ये बात तो साबित हो गई कि पोल में जो थिकनेस है ट्रोपोस्फेयर की वो कम है, जबकि इक्वेटर में ज़्यादा, आप देख पा रहे हो साफ तौर से 18 किलोमीटर के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इसका रीज़न भी है, बहुत सारे रीज़न है वैसे तो, बट इन्होंने देखो ये बताया एक रीज़न कि हीट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर हाइट बाय अ स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट, यानी स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट के कारण जो हीट है वो ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंच पाती है।
तो इस लेयर में हमें डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर वगैरह देखने को मिलते हैं। हर 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर, यानी जैसे ही आप 165 मीटर ऊंचे जाओगे 1 डिग्री टेम्परेचर घट जाएगा। तो ट्रोपोस्फेयर सबसे पहली लेयर है ना, आप जानते हो ऊंचाई बढ़ेगा तो जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा टेम्परेचर घटता जाएगा। इस पर्टिकुलर लेयर में हर जगह पे ये चीज़ नहीं है कांस्टेंट, आप जानते हो ऊपर चेंजेस हो जाते हैं ना। तो इस हिसाब से जो पहला है वो सही है, दूसरा गलत है। फ़ारेनहाइट की बात कहाँ से आ गई, हम तो सेल्सियस की बात करते हैं। तो इन बारीकियों पे आपको गौर करना होगा और बहुत ईजिली आप कर लेंगे। मैंने ये क्वेश्चन देखा तो मुझे 2-3 सेकंड भी नहीं लगे मार्क करने में, क्योंकि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि बहुत बार ये PYQ में रिपीट हुआ है तो इसे मैंने एलिमिनेट किया। इसके बाद बाकी चीज़ें मैंने देखी। एयर टेम्परेचर, ये तो कितनी बार NCERT में रिपीट हुआ है। अब देखो, जोन जो सेपरेट करता है ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से वो कहलाता है ट्रोपोपोज। यानी अगर ये स्ट्रेटोस्फेयर है और ट्रोपोस्फेयर है तो इनको जो अलग करता है वो ट्रोपोपोज कहलाता है। नाम में ही पोज है ना। और इन्होंने बताया है कि जो एयर टेम्परेचर है ट्रोपोपोज में -80 है इक्वेटर में और -45 है पोल्स में। यानी पोल्स में आप देखो तो ज़्यादा टेम्परेचर है, -45 है, जबकि यहाँ पे -80 है। तो -45 ज़्यादा होता है ना, माइनस में है चीज़ें, ये मत सोचना 80 ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे -45 हम देख रहे हैं पोल्स में और यहाँ पे देख रहे हैं इक्वेटर में। किनमें? ट्रोपोपोज की हम बात कर रहे हैं, ट्रोपोपोज। तो इन्होंने क्या पूछा, जो टेम्परेचर है एयर टेम्परेचर ट्रोपोपोज का वो हाईएस्ट होता है पोल्स में। तो बिल्कुल सही बात है ये भी। दैट मीन्स के आंसर जो है ऑप्शन बी है 1 और 2 ओनली। ठीक है, क्लियर है सारी चीज़ें, समझ आ रहा है आपको कि कैसे ये चीज़ें काम कर रही हैं और कितने सही तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। यहीं आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो वो 1 डिग्री सेल्सियस की जगह 50 डिग्री सेल्सियस बना देंगे, बट इन्होंने इतनी बारीकियों से क्वेश्चन पूछा है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया है। अगला पूछ रहे हैं, जो अर्थ में इंसोलेशन की अमाउंट आती है, कौन कौन से फैक्टर उनमें वेरिएशन लेके आते हैं, बदलाव लेके आ पाते हैं, मतलब डिपेंड करते हैं कुल मिलाकर के। देखो आप जानते हो ये अर्थ है, ये सन है, सन से जो लाइट पड़ रही है, सनलाइट पड़ रही है, वो इंसोलेशन कहला रहा है आसान शब्दों में। तो ये जो अमाउंट और इंटेंसिटी है वो चेंज होती हैं। तो किन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं? रोटेशन पे, लेंथ ऑफ डे पे, लैंड और वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन में। तो थोड़ा NCERT से समझते हैं, देन PYQs देख लेंगे इसकी। वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की सरफेस पे जो इंसोलेशन है, जो हीट का अमाउंट है, वो किस तरह से चेंज होता है। तो ये डे, सीजन, ईयर में बदलता रहता है। जो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं वो रोटेशन है, रिवोल्यूशन नहीं है, रोटेशन की ये बात कर रहे हैं। अर्थ जो रोटेट कर रही है ना अपने एक्सिस पे, एक तो टिल्टेड है और रोटेट कर रही है, तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अभी सनलाइट पड़ रहा है, फिर ये रोटेट कर गई तो इस जगह पे पड़ने लगा और इस जगह पे सनलाइट कम पड़ने लगा, राइट। तो ये लॉजिक है। देन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन रे, यानी सन की रेज कितने इंक्लिनेशन पे आ रही है, क्योंकि अगर ये इंक्लाइंड है तो साफ तौर से इस जगह पे तो हीट पड़ेगी, बट ये वाला जो एरिया है ना वो कोल्ड रह जाएगा। इतनी लॉजिक आप समझ पा रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है तो इंसोलेशन ज़्यादा अमाउंट में आएगी। देन कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ देयर एस्पेक्ट, यानी लैंड है या वाटर है। क्यों? क्योंकि जो पानी है ना वो धीरे गर्म धीरे ठंडा होता है ज़मीन के मुकाबले, ज़मीन बहुत जल्दी गर्म और ठंडी होती है, तो डिपेंड कर गया ना इंसोलेशन फिर इस चीज़ पे भी। अब देखो ये एक फैक्ट है कि हमारी जो अर्थ है वो प्लेन ऑफ ऑर्बिट के साथ 66.5 डिग्री बनाती है या 23.5 डिग्री झुकी हुई है, दोनों ही शब्द हम यूज कर सकते हैं। तो इनका भी बहुत ग्रेट इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। वही बता रहे हैं ना, फैक्ट दैट द अर्थ एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 विद द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट राउंड द सन हैज अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स। तो अलग अलग लैटिट्यूड्स में जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो इस वजह से देखने को मिलता है। तो दैट मीन्स रोटेशन पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, ये तो यहीं से इन्होंने क्वेश्चन ही यहाँ से उठाया है, रोटेशन पे डिपेंड कर रहा है, ये देखो। देन इसके बाद लेंथ ऑफ डे की बात कर रहे हैं और इसमें कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड की बात कर रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें शामिल है, सो आंसर शुड बी ऑप्शन डी। एक पेपर की हमने एनालिसिस करी थी CAPF की, सेकेंड, इसमें ही ये सवाल है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। ये तो सोलस्टाइस के ऊपर है, 21 जून। देखो यहाँ भी इन्होंने पोर्टजुलाइजेशन वगैरह पूछा था। सॉइल से सवाल अच्छे खासे पूछे जाते हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे टाइप्स पे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो CAPF 2025 में ही इन्होंने पूछा था, जो सीजनल वेरिएशन है इन द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी दैट एनी प्लेस ऑन द अर्थ रिसीव, यानी अर्थ के किसी भी प्लेस में जो सोलर एनर्जी की अमाउंट आ रही है, सोलर एनर्जी की अमाउंट
सोलर एनर्जी की अमाउंट, इसी टर्म को हम इंसोलेशन कहते हैं। अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी इज कॉल्ड इंसोलेशन। तो जो सीजनल वेरिएशन हो रहा है इंसोलेशन में, जो किसी भी जगह पे अर्थ रिसीव कर रही है, वो किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है? स्पीड ऑफ रोटेशन, बिल्कुल, पॉल्यूशन, क्लाउडीनेस, इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। तो ये तीनों गलत हो जाता है, आंसर डी इसका बनता है। इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, यानी अर्थ के एक्सिस पे जो इंक्लिनेशन है, जो झुकाव है, उस चीज़ पे सीजनल वेरिएशन डिपेंड करता है। देन इसका पूरा लॉजिक भी मैंने आपको बताया था, देखो सिविल सर्विस में ही पूछा गया है। तो ये रिवोल्यूशन पे डिपेंड करता है ऑफ द अर्थ ऑन अ टिल्टेड एक्सिस। हमारी एक्सिस टिल्टेड है और इस वजह से जो रिवोल्यूशन हो रहा है, ये जो घूम रही हैं, उन पे डिपेंड कर रहा है वेरिएशन। देन यहाँ भी इन्होंने पूछा था कि जो सीजन में चेंज आते हैं वो किस वजह से आते हैं? अर्थ की एक्सिस के टिल्ट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं आपसे कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो ओशन करेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। कोरियोलिस फोर्स, ग्रेविटी, हीटिंग बाय सोलर एनर्जी और विंड, ये 4 हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। देखो जो प्राइमरी फोर्सेस इन्फ्लुएंस करते हैं करंट को, अगेन फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक के अकॉर्डिंग, वो हीटिंग है बाय सोलर एनर्जी, विंड है, ग्रेविटी है, कोरियोलिस फोर्स है, ये 4 फैक्टर। और हीटिंग जो सोलर एनर्जी के थ्रू होती है, इससे वाटर एक्सपैंड करता है। इस वजह से जो इक्वेटर है वहाँ पे ओशन वाटर 8 सेंटीमीटर हाइयर होता है मिडिल लेटीट्यूड के मुकाबले। तो ये बात आप समझ रहे हो, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है ना, ज़्यादा हीटिंग हो रही है, वाटर एक्सपेंड कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो ओशन करेंट्स हो गए ना इन्फ्लुएंस। और इसके बाद आप देखो तो जो विंड ब्लो करती है ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन, ये पुश करती है वाटर को मूव करने के लिए। तो और भी बहुत सारे इससे एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं। 7 घंटे की फिजिकल ज्योग्राफी की वीडियो है, एक एक लाइन मैंने एक्सप्लेन किया विद PYQs। तो कोरियोलिस फोर्स है, ग्रेविटी है, हीटिंग बाय सोलर एनर्जी है, विंड है। सो आंसर इज ऑप्शन डी। फिर ये देखो सिविल सर्विसेज में इन्होंने पूछा था कि कुछ फैक्टर्स दिए गए थे और बताना था ओशन करंट को कौन इन्फ्लुएंस करता है। तो रोटेशन, देखो अर्थ रोटेट कर रही है तो इससे ओशन वाटर इन्फ्लुएंस हो रहा है। और इसके बाद जो एयर प्रेशर है, इससे भी ओशन करंट इन्फ्लुएंस हो रहा है। ओशन वाटर की डेंसिटी भी मैटर करती है, लेकिन रेवोल्यूशन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, रोटेशन से फर्क पड़ता है। देखिए रिवोल्यूशन अलग चीज़ है, रिवोल्यूशन तो ये है ना, ये जो चक्कर लगाया जाता है सन के, बट रोटेशन जो अपनी जगह पे अर्थ घूर्णन कर रही है, तो वो मैटर करता है, बट रेवोल्यूशन मैटर नहीं करता है। सो आंसर इज ऑप्शन बी। देन इसके बाद ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ओशन करेंट्स के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा सवाल है, वो हमने अलग से डिस्कस किए हैं। एक क्वेश्चन और इन्होंने पूछा कि कौन कौन से कोल्ड ओशन करंट है, सॉरी कौन कौन से वार्म ओशन करंट है, ये इन्होंने पूछा है। तो अगर आपको कोल्ड वाले पता है तो आप एलिमिनेट करके निकाल सकते हो। देखो ओशन करंट से ना 3 तरह के सवाल बनते हैं। एक तो आपसे वो पूछते हैं कि ओशन करंट्स में कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। दूसरा वो पूछते हैं बताओ वो कोल्ड है या वार्म है। तीसरा वो ये पूछते हैं कि वो फॉर्म कहाँ हो रहे हैं, किस ओशन में फॉर्म हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर ओशन करंट किस ओशन में फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझा देता हूँ। जैसे अगर वार्म ओशन करंट के बारे में वो पूछ रहे हैं, तो कोल्ड वाले अगर हम याद कर लें तो हमारा काम बन जाता है। तो ये मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था, बहुत ही फनी ट्रिक थी। हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है ना, हम बोले से हमबोल्ट है। देन इसके बाद लेब्राडोर है, और उसके बाद ग्रीनलैंड है, बेंगुएला है, क्यूराइल है, कैलिफोर्निया है, फॉकलैंड है, ऑक्सटॉक है, कनारी है। ये जो है वो कोल्ड वाले हैं, तो मुझे तो इस ट्रिक से याद रहता है। और मेरे को एक बात और पता है बहुत क्लियरली कि जब ये कोल्ड ओशन करंट पूछते हैं तो जो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन है ना, ये कोल्ड है, बट जो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन है वो वार्म है। इसके पीछे लॉजिक है, ऑस्ट्रेलिया में आप देखोगे तो ये जो वेस्ट वाला पार्ट है यहाँ पे कोल्ड है, क्योंकि पोल से करंट आ रहे हैं। और भी रीजन्स है, मैं अभी ब्रीफली समझा रहा हूँ। जबकि ईस्ट वाला वार्म है। तो इसमें इन्होंने पूछा कौन सा कोल्ड नहीं है, तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड है, बेंगुएला भी है, पेरू भी है, लेकिन ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड नहीं, वार्म है। तो वार्म इन्होंने पूछा, यानी ईस्ट ऑस्ट्रेलियन होना चाहिए था, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन तो कोल्ड है। तो ये जब कोल्ड है तो ये तो हमारे आंसर में आएगा नहीं, यानी 4 हट गया। देन इन्होंने फॉकलैंड, तो फॉकलैंड सभी जानते हैं, सभी मतलब सभी, यानी यूएस का भी एक स्टूडेंट इजीली बता सकता है जो फॉकलैंड करंट है वो वार्म नहीं बल्कि एक तरह का कोल्ड करंट है। तो 3 तो हमारे आंसर में आएगा नहीं, तो ये तो हट चुका है। देन अगुलास और अलास्का, ये दोनों वार्म ओशन करंट है। सो आंसर इज ऑप्शन बी, 1 और 2 ओनली। और यहाँ पे इन्होंने पूछा कौन सा कोल्ड ओशन करंट नहीं है, यानी आपको वार्म बताना है। बेंगुएला कोल्ड, कनारी कोल्ड, फॉकलैंड कोल्ड, क्यूरोसियो जो है वो वार्म है, क्यूरोसियो करंट है, वार्म है। एक टॉपिक है इसी के अंदर जो भी मैंने आपको बताया कि वो ओशन से एसोसिएट करके पूछ लेते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम कवर कर लेते हैं सारे सवाल।
ये देखिए, अच्छा ये पेपर तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ ये रहा, CAPF की जब हमने एनालिसिस की थी 2024 में। हाँ ये देखो उन्होंने पूछा, तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। देखो क्यूरोसियो जो है ना वो पैसिफिक ओशन में है। अगुलहास करंट कहाँ से ओरिजिनेट होता है? इंडियन ओशन में। ईस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है अटलांटिक में, और एंटिलीज करंट जो है अटलांटिक में। तो ये ध्यान रखिएगा। देन इन्होंने पूछा था CAPF में कि क्यूरोसियो नॉर्थ फ्लोइंग ओशन करंट है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन के वेस्ट साइड में देखने को मिलती हैं। तो कौन सी बात इसमें गलत है? पहला तो ये कि ये गल्फ स्ट्रीम के सिमिलर है। दूसरा, ये वार्म ट्रॉपिकल वाटर को नॉर्थवर्ड लेके आती है टूवर्ड्स द पोल, मतलब उत्तर की ओर जाती है और पोलर रीजन की ओर लेके जाती है वार्म ट्रॉपिक वाटर को। तीसरा कह रहे हैं जो वार्म वाटर है क्यूरोसियो की, ये सस्टेन करती है कोरल रीफ को। तो ये तीनों बातें सही है, बट यहाँ जो है डायरेक्शन वाली बात थी ये गलत देखने को मिल रही थी। दिन उन्होंने पूछा था कौन सा पैसिफिक से जुड़ा हुआ नहीं है, तो कनारी पैसिफिक में नहीं देखने को मिलता है, बाकी तीनों पैसिफिक में है ना। और इसके साथ ही इन्होंने ये पूछा था कि कौन सा इंडियन ओशन से एसोसिएटेड है, तो अगुलहास। तो यहाँ से आप ना टाइप समझ पा रहे हो कि एक और टाइप है, और इस टाइप में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन CBI की हमने एनालिसिस की थी, NDA की थी लास्ट ईयर। उस टाइम भी देखो ये सारे सवाल हमने डिस्कस किए थे ओशन करंट के ऊपर। ये देखो है ना, क्यूरोसियो जो है वो कोल्ड नहीं है। तो इस तरह से चीज़ें रिपीट काफ़ी ज़्यादा होती हैं। लास्ट ईयर CDS की जब एनालिसिस की थी देखो वहाँ भी पूछा गया था। सर्च बार में देखो मैंने टाइप किया तो कितने सारे सवाल निकल के आ गए, है ना। ये देखो CDS 2021 में इन्होंने पूछा था कि कौन सा कोल्ड ओशन करंट है, तो जो कैलिफोर्निया है ना वो कोल्ड है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाकी ब्राज़ीलियन, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ इक्वेटर वगैरह ये वार्म है। और ये जो क्वेश्चन था ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली। इसमें इन्होंने बताया था इक्वेटोरियल करंट कैसे मूव करती हैं, पोलवर्ड या फिर इक्वेटर वर्ड। तो आप इस वीडियो को कवर कर लें। लेट्स मूव टू आवर फाइल अगेन। NDA वाली पेपर ये है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आंसर क्या बनता है यहाँ पे? ऑप्शन B 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट ऑफ असम शेयर्स बॉर्डर्स विद हाउ मेनी अदर कंट्रीज एंड इंडियन स्टेट्स रेस्पेक्टिवली। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मैप बेस्ड। असम कितने स्टेट्स के साथ और कितने कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है ये आपको बताना है, यानी पहले कंट्रीज बतानी एंड देन स्टेट्स। तो आप जानते ही हो ये कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो ये असम है, और असम की बाउंड्री यहाँ पे लगती है भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ। तो 2 कंट्रीज़ हैं। एंड देन अगर स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, वेस्ट बंगाल है। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 स्टेट्स हो गए। तो आंसर इज B, 2 कंट्रीज एंड 7 इंडियन स्टेट्स रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट में पूछ रहे हैं आपसे लेटेराइट सॉइल किन चीज़ों में रिच होता है? कैल्शियम, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटास। तो फिर से सॉइल्स के ऊपर ही सवाल आ गया। तो सॉइल्स वाली जो फाइल है वो इनफ है हर तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। इसमें लेटेराइट के रिच पूछ रहे हैं। बहुत बार जो है वो ब्लैक सॉइल के बारे में पूछ लेते हैं कि ब्लैक सॉइल किस में रिच है। तो मैंने आपको एक टेबल ही प्रोवाइड कर दी है, इसमें सारे सॉइल टाइप्स लिखे हुए हैं। जैसे अगर एलुवियल की बात करें तो ये रिच है पोटास में, जबकि फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस इनमें पुअर है। एक कॉमन फैक्ट ये देखने को मिलता है कि भारत की सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कहीं भी अगर वो स्टेटमेंट बनाकर आपसे पूछे कि इस पर्टिकुलर सॉइल में नाइट्रोजन रिच है तो वो स्टेटमेंट गलत होगा, बिकॉज हर एक सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है। और इसके अलावा ब्लैक सॉइल में अगर हम खास तौर से देखें तो फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी है। और लेटेराइट की अगर बात करें तो आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम वगैरह तो एक्सेस में है, पोटास, आयरन ऑक्साइड भी एक्सेस में है, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम इनकी भारी कमी देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से ये तो सिंपली आपसे यही पूछ रहे हैं कि कौन रिच है। तो रिच के बारे में अगर पूछ रहे हैं तो कैल्शियम तो है नहीं, कैल्शियम की कमी है, तो 1 तो हट गया। देन नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटास इनमें अगर हम देखें तो नाइट्रोजन तो सब में कम है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है। बस फॉस्फेट और पोटास में हमें पता होना चाहिए। तो अगर फॉस्फेट और पोटास की हम बात करें तो ये आप देखो लेटराइट के अंदर जो पोटास है और जो आयरन ऑक्साइड है ये तो एक्सेस है, बट फॉस्फेट की कमी है। और ये पहले भी पूछा गया है, ये कोई फर्स्ट बार नहीं पूछा गया, पहले भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पोटास जो है वो रिच होता है बट फॉस्फेट की कमी है। तो पोटास रिच है बट फॉस्फेट की कमी है, तो 3 भी हट जाएगा। आंसर इज ऑप्शन D 4 ओनली। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन PYQ है। देख लेते हैं कौन सा PYQ है।
और उसी टाइम पे मैंने आपको कहा था दोबारा इस पे क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा नया फैक्ट है, सभी को पता है ये इस बारे में कि नाइट्रोजन की किस में कमी है, सब में है। ये आप देखो एलुवियल सॉइल के बारे में सीडीएस में पूछा था इन्होंने कि नेचर में वेरी करते हैं सैंडी टू क्ले, ये जनरली किस में रिच होते हैं और किस में पुअर होते हैं। तो ये पूरा पीवाईक्यू है, कंप्लीट पीवाईक्यू है। एलुवियल सॉइल पोटास में रिच होते हैं क्योंकि जो सेडिमेंट्स आते हैं नदियों से उसमें ये फॉर्म होते हैं। और फॉस्फोरस की कमी इसलिए होती है क्योंकि फॉस्फोरस रिलेटिवली इमोबाइल होता है, यानी सॉइल में नहीं अच्छे से घुलता है। तो बहुत फ्रीक्वेंट वाटर मूवमेंट से क्या होता है, फॉस्फोरस वॉश अवे हो जाता है, धुल जाता है, फॉस्फोरस बाहर निकल जाता है, इसलिए फॉस्फोरस की कमी हो जाती है। और इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, हम जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं वो एनपीके होता है, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इन 3 चीज़ों को हम जनरली छिड़कते हैं। तो फॉस्फोरस की इस वजह से कमी देखने को मिलती है। तो रिच है पोटास में बट पुअर है फॉस्फोरस में। आंसर इज ऑप्शन डी इस पर्टिकुलर सीडीएस वाले क्वेश्चन में। और एनडीए वाले क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो आंसर जो है वो साफ तौर से ऑप्शन डी बनता है, फॉर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहे हैं कि कौन कौन से क्रॉप कल्टीवेटेड के बारे में स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पहला ये कि बाजरा सैंडी और सेलो यानी जो ज़्यादा सिसला हो, जो ज़्यादा गहरा ना हो, उस तरह के ब्लैक सॉइल में ये ग्रो करता है, जबकि रेड और सेलो ब्लैक सॉइल में रागी अच्छे से ग्रो करता है। दूसरा, बाजरा खास तौर से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इन स्टेट्स में देखने को मिलता है, जबकि रागी मेनली कर्नाटक, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में कल्टीवेट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यू ही है। ये आप देखो, हमने सीडीएस की एनालिसिस की थी ज्योग्राफी की, उस टाइम भी हमने ये डिस्कस किया था, ये सेम ही सवाल पूछा गया था। देख लेते हैं उसे भी। हाँ, ये देखो, बाजरा इज़ प्रीडोमिनेंटली ग्रोन इन स्टेट्स लाइक राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात, जबकि रागी जो है मेनली कर्नाटक और तमिलनाडु में ग्रो होता है। बाजरा खासतौर से सैंडी और सेलो ब्लैक सॉइल में देखने को मिलता है, जबकि रेड और सेलो ब्लैक सॉइल रागी के लिए सूटेबल है। तो दोनों बातें सही थी। देन यहाँ ये पूछा गया था रागी रेनफेड क्रॉप है, तो ये वीडियो आप रेफर कर लीजिए, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर जेपीएससी में पूछा गया था कि बाजरा किस तरह के क्लाइमेट में ग्रो होता है। देन ये क्वेश्चन तो ड्रॉप ही कर दिया था यूपीएससी ने, क्योंकि इसमें 2 आंसर इन्होंने करेक्ट पूछा था, बट यहाँ पे आप देखो तो 2 आंसर सही हो जा रहे थे इस वजह से। और इसके बाद और भी सवाल हैं। हाँ, ये एनसीईआरटी जब आप देखोगे 10th क्लास की, तो बहुत इन्होंने डिटेल में बताया कि बाजरा सैंडी सॉइल और सेलो ब्लैक सॉइल में ग्रो होता है। और जबकि रागी की बात करें तो ये ड्राई रीजन का क्रॉप है, यानी सूखे वाले एरियाज़ में रागी ग्रो होता है। रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी और सेलो ब्लैक सॉइल में देखने को मिलता है। और जो बाजरा है वो राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात, हरियाणा, इनमें देखने को मिलता है, इनमें ग्रो होता है। जबकि जो रागी है वो कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, इनमें मेजरली प्रोड्यूस होता है। तो इस हिसाब से हम देखें तो दोनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी से ही लिफ्टेड हैं। सो दैट मीन्स आंसर जो है इसका वो सी होगा, बोथ 1 और 2, यानी बाजरा सेलो ब्लैक सॉइल और रेड और सेलो ब्लैक सॉइल जो है वो रागी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बेवार, बालाघाट, बिलासपुर और बल्लारी। तो अगेन 10th क्लास की ज्योग्राफी में मैप है इंपॉर्टेंट मिनरल्स की, जानते ही हो आप। और ये सारा हमने डिस्कस भी किया है। हाँ, मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो सवाल है बाजरे वाला, ये हमने समग्र बैच के अंदर जो क्रॉप्स वाली फाइल मैंने आपको दी थी और जिस पे जो वीडियो लेक्चर हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको सारे क्रॉप के बारे में बताया था। तो कितने सारे सवाल हैं। लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर, ये पूछा था सिविल सर्विसेज में। देन कॉफ़ी वगैरह के बारे में पूछा है इन्होंने यूपीएससी के एसओ पेपर में। देन सीडीएस में भी इन्होंने पूछा था बाजरा वाला। इसके बाद ये पूरी क्रॉप की डिस्कशन पहले हमने एनसीईआरटी कवर की थी। देन बहुत सारे सवाल 85 क्वेश्चन हमने क्रॉप वगैरह से कवर किए थे। तो इसी तरह से बैच के मॉड्यूल्स होते हैं, एक टॉपिक देन उस पर कंप्लीट डिस्कशन। तो ऐसे सवाल बहुत ईजिली टैकल हो जाते हैं। तो इसमें सिटी के नाम है बेवार, बालाघाट, बिलासपुर और बल्लारी। तो ये देख लेते हैं। देखो थोड़ी अनक्लियर है, आई होप विजिबल हो। बल्लारी की बात करें तो ये रेड ट्रायंगल में आयरन ओर की माइन है, तो बल्लारी जो है आयरन ओर के साथ जाएगा। बाकी अगर बेवार की बात करें तो अजमेर के पास ही है बेवार, और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा फेमस है माइका के लिए, तो ये 2 के साथ जाएगा। बालाघाट की बात करें तो ये आप देखो बालाघाट, और ये मैंगनीज़ के लिए फेमस है। और जो बिलासपुर है वो तो आप जानते हो छत्तीसगढ़ के अंदर है, और ये वाली जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट कर रही है किसी बॉक्साइट को, तो बॉक्साइट के लिए। तो इस हिसाब से आंसर जो है वो 2143 होगा। 2143 कहाँ है, इसमें है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट और क्रोमाइट देखने को मिलता है। तो अभी सीडीएस में पूछा गया था 2025 के अंदर ही कि एनुअल रिपोर्ट जो आई 23-24 की मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की, इसके अकॉर्डिंग बॉक्साइट सबसे ज़्यादा किन में देखने को मिलता है, तो ओडिशा और झारखंड में। तो ओडिशा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट है, दैट मीन्स हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ।
तो बॉक्साइट और क्रोमाइट में मैक्सिमम डिपॉजिट जो है वो उड़ीसा के अंदर है। तो ये सारे सवाल थे ज्योग्राफी के, और नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगर आप जो बैच है उनसे जुड़ना चाहते हैं तो प्रोसेस आपको पता ही है, काफ़ी सिंपल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप ज़्यादा डिटेल्स ले सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।